तो जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ये मॉक टेस्ट 4 नंबर रहने वाला है आपका। और हाँ, देखो मैंने पहले 3 मॉक टेस्ट डाले हैं जिसमें कुछ हो सकता है कि कोई मिस्टेक्स हो जाए, जैसे कोई भी छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाए। जैसे मैंने पहले में 20-5 BC कर दिया था, तो ये छोटी-मोटी जो मिस्टेक होती है वो थोड़ा-सा अवॉइड किया करो, आप समझदार हो, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको दूसरा पॉइंट ये बता देना चाहता हूँ कि पहला मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें आपको काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस दे रखे थे। अब वो सब बोल रहे हैं कि बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जितने भी क्वेश्चन लिए थे सारे के सारे क्वेश्चन, ऑल एवरी क्वेश्चन, सभी के सभी PYQ थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो, ठीक है? एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, ठीक है? मैंने भी 3 एग्ज़ाम दिए हैं आपके IAF के, ठीक है? इंडियन एयरफोर्स के 3 एग्ज़ाम दिए हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वो प्रूफ भी दिखा दूँ कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है और एक में रेड कार्ड मिला था, और जो भी मेरे पास तीनों का प्रोसेस जो भी है GD क्लियर किया था, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? अभी कुछ 1-2 दिन में वीडियो के लेके आने सोच रहा हूँ, वो मैं दिखा दूँगा आपको। अब दूसरी बात देखो, मैं अभी दिल्ली पुलिस में हूँ। सो हर एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, एक लेवल होता है, उसी के हिसाब से आपको पूछा जाता है क्वेश्चंस, और उसी के हिसाब से ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कहने का मतलब, कुछ इजी पोर्शन आएगा, कुछ नहीं, काफ़ी इजी पोर्शन आएगा आपके एग्ज़ाम में, कुछ मॉडरेट आएगा और कुछ आएगा आपके हार्ड, ठीक है? आपको गलती क्या करनी है, जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। और मैं ये लिख कर दे रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो इजी वाले क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। बाहर निकलते ही आप बोलोगे अरे यार ये तो मेरे को आता था। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, जब मैं यहाँ पर यूट्यूब आपको करवाता हूँ, आपको अगर आप गलती से A टिक कर देते हो और आंसर B होता है, और फिर आप देखते हो B, हाँ, फिर आप सोचते हो कि हाँ ये तो मेरे को आता था, बहुत ईजी था, ठीक है? ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें आप कोशिश किया करो, पहले पॉज कर लो और जो गलत हुआ है उसे गलत ही लिखो, ठीक है? आपका मन कहता है कि नहीं नहीं ये तो आपको आता था तो ये सही हो जाएगा आपका, या फिर गलत नहीं होगा ये फाइनल एग्ज़ाम में, ये सब वहम निकाल देना अपने मन से। गॉट इट? इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अपने साथ एक तो चीटिंग मत करना, जो गलत है उसे गलत करो, ठीक है? और एक चीज़ और है, देखो फालतू की चीज़ें बातें करता तो नहीं मैं, बट फिर भी बता दूँ, शायद आपके काम आएगी। आप कोशिश किया करो कि कोई भी चीज़ आप मतलब हाइड रखा करो। कहने का मतलब, कोई भी चीज़ आप हाइड रखा करो। क्या आपकी एम है, क्या आपका गोल है, ये किसी को मत बताओ, किसी को भी मत बताओ, ठीक है? ये जो आप स्टेटस लगाते हो कि मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, जो भी करना है, तो ये चीज़ लोगों को आपको क्यों बतानी है भाई? ये चीज़ों के मान के चलो, ये नज़र वज़र ये सब चीज़ें नहीं होती, फिर भी आपको क्यों बतानी है? कोशिश किया करो कि ये सब अवॉइड करो। और हाँ, अगर आपको स्टेटस भी लगाना है ना, तो लोगों को ये दिखाओ कि आप कितने मतलब मूर्खों वाले स्टेटस लगा रखे, आपको तो कुछ कर ही नहीं रहे। लोगों को ये दिखाना कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये शो करने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? कोई फ़नी स्टेटस लगा दिया, कुछ भी ऐसे मतलब स्टैंडर्ड वाला नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी आपकी बात में समझ में नहीं आ रही हो, थोड़ी एज हो जाएगी, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपके जो गोल्स हैं, जो एम्स है, इनको हाइड रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना? टू बी ऑनेस्ट, कोई नहीं चाहता कि आपके और आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे जाए। खैर, हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट फर्स्ट। तो उसमें सबसे पहले पैसेज पे बात करते हैं। पैसेज में मैंने बता रखा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ AI इन मिलिट्री डिफेंस सिस्टम। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एथिकल कंसर्न क्या था रिगार्डिंग AI के इंटीग्रेशन के मिलिट्री डिफेंस सिस्टम में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट एडवांटेज डू प्रोपोनेंट्स क्लेम्स AI ब्रिंग्स टू हाई प्रेशर सिचुएशंस। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या एडवांटेज थे कि समर्थकों ने क्लेम किया AI को हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज पैराडिम शिफ्ट एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट क्लोजली मीन। ठीक है, इसका मीनिंग आप पता लग गया होगा आपको वैसे तो, बट अगर आपको नहीं आता तो पैसेज पढ़ के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। बाकी जिसकी वोकैब अच्छी है वो बिना पैसेज पढ़े भी सही कर सकता है इसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ वर्ड इनहेरेंट एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। वैसे इनहेरेंट आपको पता होता है क्या चीज़ है,
क्या नहीं है, बट नहीं पता फिर भी आप पैसेज पढ़ के देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पैसेज देखते हैं। तो पैसेज में क्या है कि द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इनटू डिफेंस सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो ये पहली लाइन बोल रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू डिफेंस सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए पैराडाइम शिफ्ट, मतलब एक तीव्र और एक लाइक स्ट्रक्चर टाइप का इन मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी में दिखाता है। नेक्स्ट है वाइल ऑटोनोमस एल्गोरिदम ऑफर अनप्रेसिडेंटेड। देखो जहाँ पर ही आ गया इसका मतलब पहले से, पहले अन मतलब नो, मतलब जो पहले नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड स्पीड इन एनालाइजिंग बैटलफील्ड डेटा एंड डिटेक्टिंग थ्रेट्स। दे ऑल्सो प्रेजेंट प्रोफाउंड एथिकल डिलेमास। डिलेमास क्या होते हैं? डिलेमा होता है एक ऐसी समस्या, ये आपका इडियम भी है, इन ए डिलेमा, मतलब एक ऐसी समस्या, डिफ़िकल्टी जिसमें आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि मतलब आगे खाई और आगे खाई और पीछे जो भी है आपका समुंदर वगैरह जो बोलते हैं, उस टाइप में आपके पास दो या दो से ज़्यादा हार्ड सिचुएशंस हो चूज़ करने के लिए, उसे बोलते हैं डिलेमा यानी आपदा। नेक्स्ट है द प्राइमरी कंसर्न रिवॉल्व्स अराउंड द कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल और लीगल डिसीजन। लीगल मतलब घातक डिसीजन। तो प्राइमरी कंसर्न क्या था, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि जो आपका मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल है। नेक्स्ट है एल्गोरिदम ऑपरेट्स ऑन स्टैटिकल प्रोबेबिलिटीज एंड हिस्टोरिकल डेटा। नेक्स्ट विच में कंटेन इनहेरेंट, जो कि आपने देखा हुआ इनहेरेंट बायस और फेल इन अनप्रिडिक्टेबल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। Proponents argues that AI reduce human error. Proponents argues that AI reduce human error, fatigue and emotion driven miscalculation in high pressure situations। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो प्रोपोनेंट्स हैं वो किसके लिए, मतलब हाई प्रेशर सिचुएशन में क्या एडवांटेज मतलब क्लेम किया था। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें आपको देख लेना है एब्सोल्यूट एलिमिनेशन ऑफ ऑल वर्क नहीं, ये नहीं होगा। टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन कमांडर्स नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट रेजुलेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर, फटीग, इमोशंस एंड मिस कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। वैसे आप देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप पढ़ सकते हो प्रेशर सिचुएशंस, ठीक है, और लाइक प्रेशर सिचुएशंस, और ये प्रेशर सिचुएशंस यहाँ पर आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है। और इससे पहले क्या लाइन है वो 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा तब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आर्ग्यू दैट AI रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर को। फटीग मतलब होता है थकान को, और इमोशन ड्राइवन मिस कैलकुलेशन इन हाई प्रेशर सिचुएशंस। नेक्स्ट है कन्वर्सली क्रिटिक्स को कंसर्न्स दैट डेलीगेटिंग लीगल डिसीजंस टू सॉफ्टवेयर डिमिनिश मतलब होता है कम करना मोरल अकाउंटेबिलिटी एंड मे एक्सेलरेट कॉन्फ्लिक्ट escalation, striking a balance between technology's superiority and moral imperative remains one of the greatest challenge to 21st century defense policy. Got it. Next, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी एथिकल कंसर्न? प्राइमरी एथिकल कंसर्न क्या था रिगार्डिंग AI? तो ये पहली लाइन में अपन को देखने को मिल जाएगा, पहली या दूसरी लाइन में। ये देखो The primary concern revolves around the meaningful human control over legal decision। तो meaningful इसमें आपको देख लेना है। inability to collect नहीं, ये भी नहीं होगा। lack of the speed of the program नहीं, ये भी नहीं होगा। absence of meaningful human control over legal decisions, ये आपका राइट आंसर होगा। got it। तो पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं पैराडाइम शिफ्ट का आपको सबसे पहले पहली लाइन में है कि पैराडाइम शिफ्ट
क्या होता है। पैराडाइम शिफ्ट का मैंने बताया था, शिफ्ट तो वैसे होता है तेज़, बहुत ही तेज़, और पैराडाइम लाइक जो चेंज होता रहे, बार बार स्ट्रक्चर बदलता रहे, उसे बोलते हैं। तो ए माइनर रूटीन सिस्टम अपडेट नहीं, माइनर नहीं, ए मेजर होगा, मेजर जो कोई बड़ा बदलाव हो उसे बोलते हैं। ए टेम्परेरी नहीं, ये भी नहीं होगा। ए मैकेनिकल फेलियर नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ए फंडामेंटल चेंज, ए फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच एंड अंडरलाइन अजम्पशंस, बी आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम फॉर द वर्ड इनहेरेंट। इनहेरेंट का एंटोनिम क्या है? तो इनहेरेंट का एंटोनिम क्या होगा आपका? इनहेरेंट होता है जो अंदर की ओर, लाइक जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आई है, वो इनहेरेंट एक्टिविटीज़ है या फिर इनहेरेंट थिंग्स हैं। इसका इंट्रिंसिक, ये तो होता है इसी का सिनोनिम है। नेक्स्ट है डीप सीटेड, ये भी इसी का सिनोनिम है। इनेट, ये भी इसी का सिनोनिम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक्सट्रिंसिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा, ये दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको एरर देखना है। स्कार्सली और हार्डली, इनके साथ मैंने बता रखा है जब भी दिख जाए तो वैन लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस में स्कार्सली के साथ क्या है? देन आए, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा। गॉट इट। देन किसके साथ आता है? रेदर के साथ आता है देन। ठीक है, अदर देन, रेदर देन। नेक्स्ट है एरर निकालना आपको। नीदर द कमांडिंग ऑफिसर नोर हिज सबऑर्डिनेट्स वाज अवेयर ऑफ द एनिमीज सरप्राइज मोमेंट। ये बोल रहा कि ना ही तो कमांडिंग ऑफिसर को पता था और ना ही उसके सबऑर्डिनेट्स जो उसके नीचे पद के थे उनको पता था। किसके बारे में अवेयर नहीं थे वो? एनिमीज़ के सरप्राइज मोमेंट, मतलब एकदम से जो मोमेंट हुई उसके रिगार्डिंग वो अवेयर नहीं थे। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना नाइदर द कमांडिंग ऑफिसर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट नोर हिज सबऑर्डिनेट्स, नोर नाइदर के साथ क्या आएगा? नोर, ये सही है। हिज किसके लिए है? हिज आया कमांडिंग ऑफिसर के लिए, तो बिल्कुल सही है। सबऑर्डिनेट्स मतलब बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स थे उसके जो उसके नीचे काम कर रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर के नीचे। ठीक है, तो ये भी सबऑर्डिनेट्स भी सही है। नेक्स्ट है वाज, देखो वाज आएगा या वर आएगा। मैंने आपको बता रखा है नीदर और नोर के कंसेप्ट में आपको जो नियरेस्ट जो वर्ब है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से जाना है। तो सब ऑर्डिनेट्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा। तो वर आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉट द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, ये हो गया सॉरी। नेक्स्ट फिर से एरर बताना है। द स्क्वाड्रन लीडर इंस्टेड दैट एवरी एयरमैन मस्ट कंप्लीट देयर असाइन ड्यूटी बिफोर डस्क। चलो इसमें क्या आएगा, टिक करूँ। तो इसमें हम देखते हैं द स्क्वाड्रन लीडर इंस्टेड, वो एक ही चीज़ पे जोर देता है, क्या? दैट एवरी एयरमैन मस्ट कंप्लीटेड, सभी एयरमैन को उसका जो असाइन ड्यूटी है उसे डस्क से पहले पूरी करना होगा। डस्क क्या है? संध्या, शाम का जो टाइम होता है, इवनिंग का टाइम, सूरज छिपने से कुछ देर पहले जो टाइम होता है वो उसे डस्क बोलते हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर ने बोला, जोर दिया था कि एयरमैन अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे द स्क्वाड्रन लीडर इंस्टेड, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। दैट एवरी एयरमैन, मस्ट के साथ देखो जो भी आपके मॉडल्स हैं उसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मस्ट के साथ क्या आएगा? कंप्लीट एवरी एयरमैन। ठीक है, अब यहाँ पर देर लगा रखा है, देर सही है या गलत है? गलत होगा, क्यों कि एवरी एयरमैन के हिसाब से यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट्स नहीं, हिज आएगा। क्या? हिज आपका राइट आंसर होगा, तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन आपको बतानी है। द हाई लेवल डिप्लोमेटिक टास्क वर पोस्टपोन्डेड, हाई लेवल डिप्लोमेटिक टास्क जो भी थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। ठीक है, द सडन बॉर्डर एस्केलेशन, किसके कारण? क्योंकि एक सडन बॉर्डर एस्केलेशन हो गया था, बॉर्डर के ऊपर एक एस्केलेशन हो गया, उसके कारण कर दिए गए थे। तो आपको देखना है इसमें क्या आएगा। तो के कारण वाले कौन से? डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद होता है। ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के बेस के ऊपर। इंस्पाइट ऑफ, देखो इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट,
इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। देखो इनमें क्या आएगा, आपका एक एरर आएगा कॉमन नहीं। देखो ये दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम। इन स्पाइट ऑफ सही है, लेकिन आपको डिस्पाइट ऑफ दिया होगा वहाँ पर। जब एरर पूछेगा या फिर कुछ भी करेगा तो डिस्पाइट के साथ ऑफ होगा। हो सकता है कि आपके एरर में आ जाए, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। तो डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, जीरो प्रीपोजिशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। गॉट इट। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दोनों तो एक ही है, सेम है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, तो इनको तो वैसे ही गलत कर दो भाई। ठीक है, अब कौन सा आ सकता है वो देखते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, क्या डिप्लोमेटिक टास्क वर पोस्टपोन ऑन द बिहाफ ऑफ, इसके बेस के ऊपर नहीं, किसी कारण के ऊपर। तो इसमें क्या आ सकता है, ओइंग टू, या फिर ड्यू टू, या फिर बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका आंसर ए। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। द 8th चीफ मार्शल डिस्ट्रीब्यूटेड द गैलेंट्री अवार्ड्स द ब्रेव एयरफोर्स पर्सोनेल मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो एक दो या दो से तो ज़्यादा ही होंगे, बिटवीन तो आएगा नहीं, एमिड भी नहीं आएगा। अक्रॉस क्या होता है, अक्रॉस तो होता है किसी पुल को आप मतलब किसी भी चीज़ के अक्रॉस। और अमंग क्या होता है, जब किसी चीज़ को बांटने की बात हो रही, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर दो के बीच में कर रहे हैं तो क्या आएगा, बिटवीन। और दो से ज़्यादा के बीच में कर रहे हैं तो क्या आएगा, अमंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द विंग कमांडर वाज सो नेग्लिजेंट इन हिज प्लानिंग दैट ही लेफ्ट नो रूम फॉर एरर। ओ माई गॉश। ओके, इसमें देखते हैं, नेग्लिजेंट नहीं लिखना है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ कही है कि विंग कमांडर इतना ज़्यादा क्या था, वो था ये डैश, ठीक है, रोहित शर्मा वाला वो था। अब आपको समझना है यहाँ पे वो क्या हुआ, वो था इन हिज प्लानिंग दैट ही लेफ्ट नो रूम फॉर हिज एरर। उसने कोई भी एरर नहीं छोड़ा, तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट होगा भाई। तो नेग्लिजेंट लापरवाह तो नहीं होगा। एम्बिवेलेंट भी नहीं होगा, जो कि दोनों की साइड का हुआ। कर्सरी सरसरी, जो मतलब डीप नहीं हो। नेक्स्ट है मेटिकुलस जो सतर्क हो। ठीक है, मेटिकुलस जिसे सतर्क हमें बोलते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके अलावा जो आपको मैं इसके कुछ मेटिकुलस के आपको सिनोनिम बता देता हूँ, जैसे कि केयरफुल, और नेक्स्ट मेटिकुलस हो गया, एंड अल्ट्रा केयरफुल। जो भी करवा रहा हूँ सबके सब आए हुए हैं क्वेश्चन है। एक और है आपका पंक्चुअस, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से याद कर लेना ही। ठीक है, और इसके जो अपन एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम आप याद कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। एंटोनिम जो कि आपका रहेगा लापरवाह, नेग्लिजेंट तो आपका हो चुका है, लेकिन इसके अलावा मैं और बता देता हूँ, जैसे कि केयरलेसनेस जो होती है, ठीक है, या फिर लैक्स जिसे हम बोल सकते हैं, लैक्स। और जो आपका नेग्लिजेंट हो गया, नेग्लिजेंट। और जो आपका अनफसी हो गया, अनफसी। ठीक है, ये आपके कुछ वो होंगे इसके अपोजिट। नहीं, अनफसी नहीं, सॉरी, अनफसी तो होता है लाइक जो डिमांडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं नेग्लिजेंट। जो भी मतलब केयरलेसनेस दिखाता हूँ उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द perspicuous. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका बताना है, पर्सपिक्यूअस, इसमें का आपको सिनोनिम बताना है। तो ये क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है, देखो कौन से गलत हो सकते हैं वो आपको देखने हैं। एक तो फ्रॉडुलेंट क्या होता है, कपट जिसके मन में हो। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, अज्ञानी, इग्नोरेंट, ये लगभग सेम से है, इग्नोरेंट और ऑब्सक्योर, तो ये नहीं हो सकते। नेक्स्ट है डिसर्निंग और इंसाइटफुल।
तो ये लगभग सेम से इग्नोरेंट और ऑब्सक्योर, तो ये दोनों नहीं होंगी। डी और बी बचे हैं, तो आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डिसर्निंग, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें एक अच्छी बुद्धि हो, जो अच्छा जजमेंट कर सके। ठीक है, बहुत ही जल्द जजमेंट कर सके उसे बोलते हैं डिसर्निंग। ठीक है, इंसाइटफुल। इसके फिर और सिनोनिम आपको बताऊंगा, तो अब देख सकते हैं कुछ इसके लाइक अभी याद भी नहीं आ रहा यार। जो कि लाइक डिसर्निंग हो, इंसाइटफुल हो, ये आप दो देख लेना भाई, एक बार कुछ याद नहीं आ रहा इसके हिसाब से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। सिनोनिम पूछा है किसका, एफिमेरल का। एफिमेरल तो मैंने आपको पहले भी करा दिया। कौन सा एफिमेरल होता है, क्षणिक हो, जो क्षणिक, जो थोड़े से टाइम के लिए रही, शॉर्ट लिव्ड, जो फ्लिपी हो। ठीक है, जो कि एफिमेरल ना हो, जो सॉरी एटर्नल ना हो। ठीक है, ये होता है उसका। और इसमें देखेंगे हम इसका सिनोनिम, तो परपेचुअल ये होता है स्थायी, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए रहे, ये तो नहीं होगा। एटर्नल ये भी अनंत रहता है। ट्रांजिएंट, हाँ ट्रांजिएंट इसका राइट आंसर होगा। ट्रांजिएंट जो क्षणिक हो, बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड। सब्सटेंशियल ये तो होता है ठोस, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है नकचढ़ा, जो कि कोई बात ना माने जल्दी से। ठीक है, जो कि थोड़ा फंसी हो। ठीक है, जो कि थोड़ा डिमांडिंग हो, जो जिसकी डिमांडिंग ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा करता हूँ, जो फिनकी हो थोड़ा। ठीक है, फिनिकी हो थोड़ा। मेटिकुलस, मेटिकुलस तो अपन ने देखा था, सावधान होता है, तो ये इसका नहीं हो सकता। फास्टिडियस होता है नकचढ़ा। तो इजी गोइंग और अनफसी ये हो जाएंगे इसके अपोजिट। और डेंटी होता है सुंदर, डेंट फेंट करवा लिया क्या करके, ये आपने हम बोलते हैं, तो ये नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा, नियमनिष्ठ। नहीं, अपने को क्या बताना है, एंटोनिम बताना था इसका, एंटोनिम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इसका नहीं होगा। पंक्चुअल, पंक्चुलियस ये तो आपको पता है कि जो कि टाइम का पंक्चुअल रहेगा वही कर पाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर का अपोजिट आपको बताना है, एंटोनिम आपको बताना है, टैसिटर्न का आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, रिजर्व्ड जो हो, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। स्पेलिंग गलत होगी, मैं फिर से बताता हूँ आपको रिजर्व्ड की। रिजर्व, रिजर्व्ड जो कम बोलता हूँ, साइलेंट रहे जो। इसके अलावा जो इसका अपोजिट होगा वो होगा एक रेटिसेंट, ये भी आता है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट जो बहुत कम बोले, क्वाइट रहे जो। क्वाइट का मैंने बताया ना, ये क्वाइट होता है कीप क्वाइट वाला, चुप रहने वाला। एक होता है क्विट, QUIT, होता है जो आपका क्विट कर देना, मतलब क्लोज कर देना, जो अनकम्युनिकेटिव हो। ठीक है, अब इसका अपोजिट एंटोनिम हमें बताना है। एंटोनिम कौन सा हुआ, लोकासियस, टोकेटिव जो बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, गैरुलस, गैरुलस जो बहुत ज़्यादा बातें करते हो, चैटी हो जो बहुत ज़्यादा चैट करें, और जो टोकेटिव हो, गैरुलस हो। टोकेटिव तो याद रह जाएगा आपका। रेटिसेंट कम बोलने वाला, ये इसका अपोजिट है, साइलेंट, रिजर्व्ड, ये तीनों ही इनके अपोजिट है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू वेस्ट एनर्जी अननेसेसरी। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू वर्क कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, हाँ टिल लेट नाइट, भाई ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका वैसे रेफर करोगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। हो सकता है कि आपको ये दोनों ऑप्शन ना दिया जाए, लेकिन फिर भी दे दिया जाए तो बी इसका राइट आंसर होगा, बट स्टिल दिया जाए तो ए भी आपको राइट करना है। ठीक है, लाइक दोनों अगर एक साथ आ गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हो भी जाए तो आपका क्वेश्चन गलत होगा वो।
ठीक है, क्योंकि दो आंसर इसके राइट हो गए। बट स्टिल आपको प्रायोरिटी देनी है बी को ही, कि पूरी रात मेहनत करने को ही बोलते हैं कि टू बर्न द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स। नेक्स्ट है 16 नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न? किसी भी बुल को उसके हॉर्न से पकड़ना, लाइक किसी भी समस्या का जो ब्रेवली अच्छे से और उसका सामना करना। टू डील विद द डिफिकल्टी सिचुएशन डायरेक्टली विद द ब्रेवली, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु अटैक्स एंड अपोजेस चेरिश्ड बिलीव्स। चेरिश्ड बिलीव जो मतलब रूढ़िवादी बिलीव्स हैं, रूढ़िवादी जो परंपराएं चल रही हैं उसके अपोज करता हूँ, जो ट्रेडिशनल चल रही हैं बातें उसके ऊपर। पॉलीग्लोट क्या होता है? पॉलीग्लोट होता है जो बहुत सारी बहुभाषी बोले, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हूँ। ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमन काइंड को लव करता हो, ह्यूमन काइंड को लव करें उसे बोलते हैं। और रिकल्स होता है वैरागी, एकांतवास, ठीक है, जिसे बोलते हो बाबा। आइक्नोक्लास्ट क्या होता है? जो रूढ़िवादी हो, जिसे ये परंपराएं जो पुरानी चल रही रीति रिवाज पसंद ना हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट वन वर्ड फॉर एन ऑफिस और पोजीशन विद हाई सैलरी बट लिटिल और नो वर्क। एक ऐसी जॉब या फिर ऑफिस जहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिले लेकिन वर्क ना करना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिनेक्योर। सिनेक्योर इसका राइट आंसर होगा। एक होता है टोंट, ये होता है आपका कामचोर। एक होता है ऑनरेरी, जो कि आपको मैंने हिंदी मीनिंग दे रखे हैं वैसे, आगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स डोंट लीव योर पोस्ट अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स। तो कमांडर है तो किसी को ऑर्डर दे रहा होगा, द कमांडर ऑर्डर्ड। हाँ, ये हो सकता है द कमांडर ऑर्डर्ड। एडवाइस तो नहीं करेगा भाई। रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। कमांडर आस्ट पूछेगा भी नहीं। कमांडर है इसका मतलब वो ऑर्डर ही देगा। तो हम एक बार फिर से चेक लेते हैं। द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स नॉट टू लीव द देयर पोस्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, चेंज द पैसिव वॉइस। द मैकेनिक्स आर रिपेयरिंग द फाइटर एयरक्राफ्ट इन द हैंगर। वैसे ये जो आपके मैकेनिक्स है ना फाइटर जेट्स वगैरह के, इन सब की रिपेयरिंग ये एक्स ग्रुप वाले करते हैं और वाई ग्रुप वाले जनरल ड्यूटीज़ करते हैं। जैसे कि कोई आपकी संतरी की ड्यूटी होगी या फिर कोई ऑफिस का जो भी काम है वो सब करते हैं वाई ग्रुप के। और जो एक्स ग्रुप के रहते हैं वो करते हैं आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सब काम। खैर अब तो आप दोनों की एक ही सैलरी है, एक्स और वाई की। पहले एक्स की सैलरी ज़्यादा हुआ करती थी और जो आपका प्रमोशन है वो भी एक्स वालों के फास्ट हुआ करते थे। तो इसका हम देख रहे हैं। आपको वॉइस में एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि वॉइस में एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके नरेशन में चेंज होता है। वॉइस में क्या होता है, जैसे कि आपका सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, वो किस में चला जाएगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह से चला जाएगा। जैसे कि डू और डज है वो इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा पैसिव में, ठीक है। और आपका वहीं नरेशन में क्या होगा? नरेशन में होगा आपका जो प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल की तरह बिहेव करेगा, पास्ट सिंपल की तरह। जैसे कि आपकी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि कंटिन्यूस है, वाज और वर होगा, इज एम आर, यहाँ पर वाज और वर की तरह चले जाएंगे, वॉट इट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर द मैकेनिक्स आर रिपेयरिंग, तो आर है तो ये थोड़े आगे चले जाएंगे, इज एम आर के साथ इज बीइंग आएगा, ठीक है। आर बीइंग, इज बीइंग, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। द फाइटर एयरक्राफ्ट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो एयरक्राफ्ट है, ओनली एयरक्राफ्ट है, तो इसके साथ इज आएगा। वाज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टेंस चेंज नहीं हो रहा। हेड भी नहीं हो सकता क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता। इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर्ड, इज बीइंग, तो इसके साथ क्या आएगा? इज एम आर के साथ बीइंग आएगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा। वी के थर्ड फॉर्म ये कब आता है? ये जब आपका डू और यहाँ पर डज होता तब, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना कि एक्टिव पैसिव और नरेशन में।
एक चीज़ याद रखनी है, एक्टिव और पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम रागा में, तो सबसे पहले हम करते हैं रीजनिंग का। 21 नंबर क्वेश्चन, फ्लाइट। फ्लाइट को क्या लिख रखा है, आपको पहले टिक कर लेना है कि आपका राइट हुआ है गलत हुआ है। मैं आंसर दे दूंगा तो देख लेना। फ्लाइट, एफ को 6 लिख रखा है, एल को 12 लिख रखा है, आई को 1 या 18 लिख रखा है, जी को 7 लिख रखा है और एच को 8 और टी को 20। ठीक है, देखो एक आई को है वो चेंज कर रखा है, बाकी सब सेम है। इसमें आर 18 पे है, ए 2 पे है, ए फिर से 2 पे है और 18 पे है। ठीक है, इसका मतलब ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो हैं आपके वोवल्स, इनको चेंज कर रखा है। और किस तरह से चेंज कर रखा है, जैसे कि आई को 18 लिख रखा है और ए को क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है, तो ये अपोजिट लिख रखे हैं आपके। और जब भी आपको अपोजिट निकालना हो, जैसे कि मान के चलते हैं एफ़ को आपको अपोजिट निकालना है, एफ़ का लेटर आपको पता है ना 6 नंबर पे आता है एफ़, या फिर जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, इसका अपोजिट निकालना है तो क्या करोगे, हमेशा 27 में से 6 माइनस कर दो, इसका अपोजिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21, आपका राइट आंसर होगा। यानी 21 पे क्या आता है, यू आता है, तो एफ़ का अपोजिट क्या होता होगा, यू। जैसे कि जी 7 का निकालना है, अब आपको क्या करोगे, 27 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा 20, और 20 पे क्या आता है, टी आता है। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और वैसे मैंने अपोजिट बता रखे हैं, ए के जेड, बी के आपका वाई, सी एक्स, और इसकी ट्रिक्स भी बता रखी है अच्छे से, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, अभी तक आपको नहीं मिली है, टॉपिक वाइज हर पीडीएफ के 200 क्वेश्चन, तो आप 99 50 65 48 49 इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पायलट क्या पूछ रखा है, तो पी सही आएगा, 16 नंबर पे आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आई की जगह 9 नहीं आएगा, 18 आएगा, तो 0 9 भी नहीं हो सकता, 18 आएगा, सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 22 नंबर क्वेश्चन में रिश्ते वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है। देखो ए प्लस बी का मीनिंग ये है, बी का और ये सब नहीं पढ़ना आपको, लास्ट में सिर्फ चाहिए कि क्वेश्चन को वो देखना है। क्वेश्चन को चाहिए कि पी क्यों का मामा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि पी क्यों का मामा है। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से क्या है, पी डिवाइड बाई आर, इसका मीनिंग क्या है, अब आपको देखना है पी डिवाइड बाई आर का मीनिंग। तो डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पे है, ए डिवाइड मीन्स बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी पी इज़ द ब्रदर ऑफ आर। अब आर देखो, प्लस आपको मेल के लिए लगाना है और माइनस किसके लिए लगाना है, फीमेल के लिए। इसके अलावा आपको डाउन का एरो लगाना है, जैसे सन हो, और यहाँ पर फादर या मदर। ठीक है, और इससे ऊपर कौन आएगा, उसके आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, समझ गए। और बराबर में कौन आएगा, बराबर में आएगा या तो ब्रदर आएगा या फिर क्या, सिस्टर। ठीक है, अब ब्रदर है या सिस्टर कैसे पता लगेगा, प्लस है तो ब्रदर और माइनस है तो सिस्टर। चलो अब हम देखते हैं, इसमें बोला है कि पी ब्रदर है आर का, तो पी के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि ये ब्रदर है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई का देखना है, आर स्टार क्यों का, तो ए स्टार बी मीनिंग क्या है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए इज़ द मदर ऑफ बी, यहाँ पर ए क्या है, आर है, आर इज़ द मदर ऑफ बी, आर इज़ द मदर ऑफ बी, मदर है तो माइनस आएगा। अब ये प्लस है या माइनस ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है पी क्यों का मामा है, इसमें देखो पी क्यों का मामा है, अगर क्यों की माता आर है और आर का भाई पी है, तो पी जो है क्यों का मामा ही हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसमें आपको बताना है ए ड्रोन बेस स्टेशन। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और आप मेरे को आंसर कमेंट में बताएंगे। ये वो क्वेश्चन करेंगे जिसके 40+ आए थे ना मार्क्स, जिसके भी 40+ मार्क्स आए उनके लिए ये क्वेश्चन है, तो वो करना। बाकी सभी से अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इट्स ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्व कर लेना और गूगल वगैरह से देख के आप सोल्व कर लेना। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा स्पेशल रखा है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ओनली ए फ्यू फाइटर्स जेट्स आर बॉम्बर्स, तो इसमें आपको देखना है कि ओनली ए फ्यू फाइटर जेट्स आर बॉम्बर्स,
ये हो गया आपके फाइटर जेट। फाइटर जेट ओनली फ्यू फाइटर जेट्स आर बॉम्बर, कुछ ही फाइटर जेट हैं जो बॉम्बर है। गॉट इट, ठीक है। ऑल बॉम्बर्स आर हेलीकॉप्टर्स, जितने भी बॉम्बर हैं सारे के सारे क्या है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। थर्ड क्या है, नो हेलीकॉप्टर इज ए सबमरीन, जितने भी हेलीकॉप्टर है वो सबमरीन नहीं है, सबमरीन, ठीक है। सबमरीन अलग होगी, ठीक है। अब क्या है, इसके निष्कर्ष देखते हैं। सम फाइटर जेट्स आर नॉट बॉम्बर्स, सम फाइटर जेट्स आर नॉट बॉम्बर्स। हाँ भाई, कुछ फाइटर जेट हैं जो बॉम्बर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही थे जो बॉम्बर्स थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बॉम्बर नहीं है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नो बॉम्बर्स इज ए सबमरीन, तो बॉम्बर और सबमरीन का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा जो एक और दोनों को फॉलो करता है, हाँ ये सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, 16, 41, 90, 171। मैंने इसमें बताया आपको ऐड नहीं करना है, इसमें आपको कोशिश करनी है कि डबल से करना है, ठीक है। जैसे कि आप पहले ऐड करके देख लीजिए। 7 को कितना ऐड करोगे आप, कि इसमें 9 ऐड करोगे। अब 16 को ऐड करो, कितना ऐड करोगे, 16 का ऐड करोगे आप तो हो गया 20 और 21, 21 और 4 25। अब 90 में से 40 माइनस करोगे तो 50, 49। अब 81, ठीक है 81। हाँ अब ये हो गया, देखो ये 3 की स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर आ गया, ये 7 का स्क्वायर आ गया, ये 9 का स्क्वायर आ गया। तो आगे कौन सा ऐड होगा, आगे ऐड होगा 11 का स्क्वायर, 121। 171 में 121 ऐड करोगे तो 1, 9, 2, 291, सॉरी 292। देखो एक और एक को ऐड करके भी एक आ गया था ना, इस तरह से गलती हो जाती है और ये मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्लीट द, आपको ये फिर से सीरीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली, अल्फ़ा और न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक हो दोनों हो। तो इसमें सबसे पहले सी, उसके बाद ई, जी, आई। तो सी कितने पे आता है, 3 पे, ई आता है 5 पे, 7 पे, फिर 9 पे, फिर 11 पे। 11 पे क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2, 5, 12, 27। 2 के बाद 5 आया मतलब 3 बढ़ा है, 5 के बाद 12 आया, 5 के बाद 12 आया तो 7 बढ़ा है, 12 के बाद 12, 24 और 3 15 बढ़ा है। तो ये फिर से करोगे तो 4 और 7 14, 8 नहीं, ये 12, ये भी हो सकता है भाई। और ये करोगे तो आप हो गया 7 और 2 27, ठीक है। 12, 4, 8, 4, 16 ऐड करोगे, इसमें 16 ऐड करोगे तो 13 और 4 43 ऐड करोगे। अब 43 आएगा आंसर, तो 43 तो नहीं है, ठीक है। तो हाँ इसको इस ऐसे करो, देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से और ऐड कर दो, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से और 2 ऐड कर दो। इसी तरह से 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24 और 3 ऐड कर दो। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 ऐड कर दो। 27 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 7 14 और 4 + 4 लास्ट में 8 आएगा, तो 58 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। के और 58, ठीक है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में आपको देखना है, ये एल होगा तो ये नहीं होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे 14 से 210 बनाए, 14 की स्क्वायर कितनी होती है, 196। और 196 में कितना ऐड करोगे, 14 और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 18 की स्क्वायर कितनी होगी। देखो मैं आपको स्क्वायर निकालना बता देता हूँ। किसी भी नंबर की स्क्वायर निकालना हो, जैसे 2 नंबर की स्क्वायर निकालनी हो, चाहे इसकी हो या फिर आप रैंडम ले लो 72, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। उसके स्क्वायर निकालने का तरीका, जैसे 72 लिख लिया आपने, तो 2 की स्क्वायर देखो 0 4, 7 की स्क्वायर 49। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गए 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई फिर कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पर 83 होता तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
और फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 72 है तो 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया है 14, और 14 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 28। तो 28 लिखना है, एक छोड़ के आपको 28 लिख देना है, ठीक है। 4 8 11 और फिर 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 के लिए। 51 84 हो जाएगा। जैसे कि 18 के लिए आपको करना है तो 8 की 64, 0 की 01, 8 1 जा 8 और फिर 8 1 जा 8 आया आंसर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, एक को छोड़ के लिख दोगे तो 4 6 12 1 324 का राइट आंसर होगा। वैसे आपको 30 तक याद रखने हैं स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है 324। अब 324 ही नहीं लिखना आपका, जो आप टिक नहीं करना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या कंसेप्ट था, यहाँ पे कंसेप्ट था 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके 14 ऐड किए थे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके और 14 ऐड किया था। यहाँ से 18 को 18 से मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने, लेकिन 18 ऐड नहीं किया। अब 18 ऐड करोगे तो 2 आएगा लास्ट में, और फिर 1 करोगे तो 4, 42 आएगा लास्ट में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ओड पेयर ऑफ द नंबर। इसमें ओड बताना है आपको। ओड है तो 13 की स्क्वायर कितना 169 प्लस 1, 15 की स्क्वायर 225 प्लस 1 का रखा है, 11 की स्क्वायर 121 प्लस 1 का रखा है, यहाँ पर 144 माइनस 1 का रखा है। तो ये आपका ओड हो जाएगा। चलो तो अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक इन ए डिफेंस एकेडमी टोटल 200 कैडेट्स हैं, जिसमें 110 इंग्लिश बोल सकते हैं, 90 हिंदी बोल सकते हैं और 70 फ्रेंच बोल सकते हैं। 40 ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी, 30 हिंदी और फ्रेंच, और 20 ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं, और 10 ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब पूछा है हाउ मैनी कैडेट्स स्पीक्स एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। तो ऐसे कितने कैडेट्स हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका इंग्लिश का सर्कल बना लेते हैं। जो ये आपका इंग्लिश का सर्कल रहेगा, ये आपका हिंदी का सर्कल, और ये आपका फ्रेंच का सर्कल। तो तीनों में हमें उसी के हिसाब से फिल करनी है। इसमें जो आपको एक दोनों का, इन जो क्वेश्चंस को है आपको कोशिश करना है कि वेन डायग्राम से ही सोल्व करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में टोटल कितने हैं? इंग्लिश में टोटल है 110, ठीक है 110। ये है फ्रेंच का आपका, और ये है आपका हिंदी का। तो फ्रेंच में कितने हैं टोटल? फ्रेंच में है आपके 70 और हिंदी में 90। अब इनमें कॉमन देखते हैं। तो सॉरी, कॉमन देखते हैं तो आपके होंगे 40 है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में 40। तो ये 40 कॉमन हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंच और इंग्लिश में देखते हैं। फ्रेंच और इंग्लिश में ये हैं 20 इंग्लिश और फ्रेंच में। तो इंग्लिश और फ्रेंच में 20 हैं, और आपके 30 ऐसे हैं जो हिंदी और फ्रेंच बोलते हैं। ये आपकी हिंदी और ये फ्रेंच है, तो इनका कॉमन पार्ट क्या है? ये कॉमन पार्ट आपका, ये टोटल कितने हैं? ये टोटल है आपके 30। और 10 ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसमें देखो, आपको एक सिंगल निकालना है। सबसे पहले आप इंग्लिश को देखो। इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 110। अब इसमें से वो घटा दो जो फ्रेंच भी जानते हो और जो हिंदी भी जानते हो। अब 110 में से 40 बंदे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। कितने बंदे ऐसे हैं? 40 बंदे हैं। तो 40 बंदे ये घटा दो। अब आपको देखो 40 बंदे ये हैं, तो इसमें 10 बंदे ये दोबारा से काउंट नहीं करने आपको, ठीक है। और 20 बंदे ऐसे होते हैं जो कि आपके फ्रेंच भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, जिसमें से 10 ये हैं और 10 ये हैं टोटल। तो ये डबल बार काउंट ना हो जाए, इसलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कोशिश करना है कि इनको सिंगल सिंगल ले लें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से 30 ही ले लें स्टार्टिंग में, 40 नहीं लेने क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाएंगे, इसलिए 30 यहाँ से ले लें, 10 यहाँ से ले लें, और 10 ये बच गए क्योंकि ये 10 2 बार काउंट हो रहे हैं ना, इसलिए 10। तो ये टोटल कितने हो गए? 50 60, और यहाँ पर बच गए आपके टोटल 20 और 10 30 40 और 20 50 60। नेक्स्ट हो गया आपका
फ्रेंच का। फ्रेंच में देखो टोटल कितने हैं 70। अब माइनस करने हैं कौन से जो इंग्लिश जानते हो और फ्रेंच जानते हो दोनों, ये कितने बंदे हैं 20। लेकिन 10 यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये डबल काउंटर ना हो जाए, इसलिए 20 माइनस 10 ओनली 10 काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 10 ये काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 30 है तो ये काउंट हो चुके हैं 10, तो यहाँ पर 30 नहीं ओनली 20 काउंट करेंगे। तब अभी इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 40, माइनस करोगे तो टोटल 30 बचेंगे ओनली जो फ्रेंच बोलते हैं। अब ओनली हिंदी वाले निकाल लेंगे। ओनली हिंदी में क्या होंगे, टोटल 90 है तो 90 माइनस, देखो ये टोटल 30 ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच और हिंदी दोनों जानते हैं। लेकिन 10 ऐसे भी हैं, 30 में से 10 ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज जानते हैं। तो आपको ये 10 छोड़ दो, ओनली 20 ले लो यहाँ से, तो 20। अब 10 इन तीनों लैंग्वेज वालों को भी निकालना है। अब यहाँ पर 40 ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश और ये दोनों जानते हैं, हिंदी जानते हैं। तो 40 में से 10 तो हमने गिन लिए, तो यहाँ से 30 ले लो। तो यहाँ से 70 नहीं देखो यहाँ से 20 हो गए, 20 और 10 30 और 30 यहाँ से हो गए, तो ये हो गया टोटल 60। तो यहाँ पर बच गया आपके 30। हाँ ठीक है। अब टोटल करोगे इन सब का, तो टोटल करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 60 यहाँ से 30 और 30, तो टोटल कितने हो गए 120। 120 बंदे ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सही से ब्रीफ से। देखो 110 टोटल है जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें से माइनस हम कौन से करेंगे, जो फ्रेंच, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलते हो, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हो, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आपके फ्रेंच और हिंदी दोनों बोलते हैं और साथ में इंग्लिश तीनों बोलते हैं। तो हमें तो केवल इंग्लिश वाला चाहिए, ना तो ये तीनों बोलने वाले चाहिए, ना ये दोनों बोलने वाले चाहिए। अब आपको डबल काउंटिंग से बचना है, उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे लोग कितने हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं, ऐसे लोग हैं 20 लोग। ऐसे कितने लोग हैं 20 लोग। तो 20 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं, टोटल हैं 20 लोग। लेकिन उसी के साथ ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच के साथ साथ हिंदी भी बोल सकते हैं, ऐसे 10 लोग भी हैं। तो ओनली इंग्लिश और फ्रेंच, ओनली इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले, ओनली इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले कितने बचेंगे, ओनली 10 बचेंगे, ठीक है। तो ओनली अपने को 10 जो है इनको अवॉइड करना है यहाँ पर। जैसे कि इनको 10 को अवॉइड कर दोगे तो 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 होगा। अभी 10, ये 10 काउंट कर लिया। अभी 40 है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं। तो इसको हमने काउंट कर लिया, तो इसको एक बार और काउंट नहीं करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए 40 में से 10 माइनस कर दोगे तो 10 30 बचेगा। अब इन सब को ऐड करके और इसमें से माइनस कर दो, आंसर 60 आ जाएगा। यानी ओनली इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ 60 बंदे हैं। वैसे ही फ्रेंच का और वैसे ही हिंदी का निकाल लोगे, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन करने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका टाइमिंग पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास 30 क्वेश्चन है, ओनली 25 मिनट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना और उसी के हिसाब से करना आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला इन ए रो ऑफ एयरमैन राहुल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो है जिसमें राहुल खड़ा है, 18th नंबर पे है राहुल, ठीक है, लेफ्ट से, इस साइड से। एंड विजय इज 24th फ्रॉम द राइट। विजय है 24वें नंबर पे राइट साइड से, ठीक है, ये विजय, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, राहुल बिकम 31st फ्रॉम द लेफ्ट। इंटरचेंज कर दिया, राहुल यहाँ 18th नंबर पे था, तो विजय की जगह आगे क्या हो जाएगा, राहुल आ जाएगा यहाँ पर। और कहाँ, कौन से नंबर पे आ जाएगा, 31वें नंबर पे आ जाएगा। अब एक बात बताओ, विजय कौन से नंबर पे था, 24वें नंबर पे था। विजय 24वें नंबर पे था, तो इस बात को तो क्लियर हो गया कि इस साइड में विजय के इस साइड में 23 बंदे थे, और राहुल इस साइड से अब 31वें नंबर पे आ गया, क्योंकि पहले नंबर 18 पे था और अब आ गया 31 पे। 31 पे ये है और 23 इस साइड है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 और 5, टोटल हो गए 54, आपके 54 लोग हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय की पोजीशन बतानी है, न्यू पोजीशन, क्योंकि विजय यहाँ पर था राइट साइड से 24वें नंबर पे, अब वो राहुल की जगह आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है, समझ गए। अब कौन सी साइड से बतानी है, लेफ्ट से या राइट से, राइट साइड से बतानी है। तो यहाँ पे तो पहले 18
23वें और 24वें नंबर पे था। अब देखेंगे हम कहाँ पे, जैसे इस साइड 17 बंदे बच गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 37। ये 37वें नंबर पे होगा, तभी तो यहाँ 17 बचेंगे, समझ गए। तो इसका आंसर होगा आपका 54 और 37। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पूछा है 31 में आपको फिल करना है, ठीक है, बॉक्स फिल करना है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने हिंट दे दिया वैसे तो इसको इससे इस ये, लेकिन आपको हिंट नहीं मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है, कि 7 और 8 को जोड़ के 9 आया, फिर 7 या 8 को मल्टीप्लाई करके 9 आया, या फिर इन दोनों को जोड़ के ये आया, ठीक है। आपको हिंट मिला हुआ है थोड़ा, तो आसानी होगी, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको हो सकता है कि हिंट ना मिले। वैसे 7 और 4 3 10 14, 14 में कितने 5 जोड़ोगे 19, ठीक है। 8 4 12 और 5 17, नहीं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं। 7 चौका 28 माइनस 3, तो 28 में से 3 माइनस करेंगे 25 नहीं आ रहा। 4 3 12 और 7 19, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 8 28 28, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 9 को, 6 को ये मान लो x है, यहाँ पर 6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 45, ठीक है। अब 9 को इधर लेके जाओगे तो 36 और 6x, x की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 6। अब 6 रख के देखो, यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 और 9 45, तो यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 प्लस 6 माइनस ये करना है, लेकिन इसमें चेंज करके है, प्लस को डिवाइड करके है, माइनस को ये ताकि आपका थोड़ा टाइम लिया जा सके, है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन गलत तो नहीं होता, जल्दबाजी में गलत कर दो तो वो बात अलग है, लेकिन ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। अब प्लस को डिवाइड कर रखा है तो 48 डिवाइड बाई 6, और माइनस को मल्टीप्लाई कर रखा है, और डिवाइड को क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, डिवाइड को कर रखा है प्लस, और मल्टीप्लाई को कर रखा है माइनस। तो 48 को 6 से डिवाइड करोगे तो 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40। अब 5 माइनस करोगे तो 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं भाई कहीं ना गलती कर दी मैंने कहीं ना कहीं। 48 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 48 को डिवाइड करोगे 6 से, मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और प्लस करोगे 12, माइनस करोगे 8, 5 नहीं 8 है भाई यहाँ पर 8, ठीक है। अब इसको करोगे तो क्या आएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40, 40 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 44 आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है 33 में है कि ABCD F की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, C जो है F के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। A, B और C दोनों के निकटतम पड़ोसी है, E और F के पड़ोसी नहीं है, तो B के ठीक सामने कौन बैठा है, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, एडवांस सिमुलेटेड ट्रेनिंग एनहेंस कॉम्बैट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट थोड़ा सा हार्ड लेवल का पैटर्न नहीं है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चन है। कुछ आपके जो ये सीजन लेवल के जो क्वेश्चन है, हालांकि ये सीजन प्री में पूछे जाते हैं, CHS में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ये हार्ड भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे तो यही इसी लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो अजम्पशन वाले जो मैं आपको करवा रहा हूँ इतने ही लेवल के देखने को मिलेंगे। चलो बात कर लेते हैं कि टू बूस्ट ऑपरेशन रेडीनेस ऑल फाइटर पायलट मस्ट अंडरगो एडवांस सिमुलेटर ट्रेनिंग ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। एयर चीफ मार्शल की एक बयान आता है, क्या बोलते हैं, कथन वाल कि परिचाल यानी पायलट है, हिंदी यार पता नहीं क्या हिंदी है इसकी, जो एयर चीफ मार्शल है ये बोलते हैं कि बूस्ट करने के लिए ऑपरेशन की जो है आपकी रेडीनेस को, मतलब बिल्कुल तीव्रता से रेडीनेस रहे वो, ऑल फाइटर पायलट्स मस्ट अंडरगो एडवांस्ड सिमुलेटेड ट्रेनिंग, मतलब
सभी जो फाइटर पायलट है उन सब को ट्रेनिंग के लिए 1 साल में 2 बार गुजरना होगा। ठीक है, अब हम इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। एडवांस सिमुलेटर ट्रेनिंग एनहेंस कॉम्बैट रिस्पॉन्स टाइम एंड स्किल्स। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और इसी के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, दूसरा है पायलट करंटली डू नॉट पोसेस एनी फ्लाइंग स्किल्स। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या उनको कुछ भी नहीं आता इसीलिए उनको ये ट्रेनिंग कराई जाती है? ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका क्या आंसर होगा? ओनली वन आपका करेक्ट होगा और सेकंड गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल्स और लेने हैं तो पहले से उन्हें कुछ भी नहीं आता। व्हाट इट? तो ओनली वन इसका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 35वें में बोल रखा है कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर से करवाना है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपोजिट से पूछ लेते हैं, ये अपोजिट से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे एग्जाम में और वो अपोजिट से पूछ रखा था। आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी ऑर्डर से है या फिर जेड की स्टार्ट करें या ए से स्टार्ट करें। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में ए से स्टार्ट होगा, ए टू जेड। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 5 और 2 में से, देखो 5 5 आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आपको 5 और 2 में से देखना है। 5 कहाँ गया? 5 एस क्यू और 2 एस क्यू यू ए। ठीक है, इसमें डी आया है और इसमें बी आया है, तो पहले क्या आएगा? बी आएगा, तो 5 आपका होगा, तो बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 5 2 और 1 में, 1 और 2 में देखो पहले कौन सा आएगा? 1 और 2 में देखोगे एस क्यू ए। ठीक है, एस क्यू ए डी। तो 1 और 2 में पहले कौन सा आएगा वो आपको डिसाइड करना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक ही जैसे आ जाते हैं, लाइक उसके बाद में कुछ आ जाता है, जैसे स्क्वेड आ गया और उसमें भी स्क्वेड आ गया, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ आ जाए तो आपको वही रखना है पहले जिसके आगे कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो आपको पहले 2 नंबर पे रखना है, इसके आगे कुछ है तो ये बाद में रखना है। समझ गए? कंफ्यूज मत हो जाना कि इसके आगे भी कुछ आ रहा है तो इसको पहले रखें या बाद में रखें। तो जो शॉर्ट है उसको पहले लिखना है, जो उसके बाद में आ रहा है वो उसके बाद में ही आएगा। ठीक है, तो पहले 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये 2 2। अब देखो 3 और 1 और 1 और 3 में देखो एस क्यू ए, इसमें डी आ रहा है और इसमें एल है, डी पहले आता है। ठीक है, डी पहले आता है तो 1 नंबर पहले आएगा, 1 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, तो 1 पहले 3 बाद में, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। 4 का अपने को देखना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 36 नंबर में क्या बोल रखा है? स्क्वेयर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस। ठीक है, एक आपने स्क्वेयर टाइप की एक शीट ले रखी है पेपर की और इसको 2 बार मोड़ते हो। ठीक है, एक बार मोड़ लिया और फिर से मोड़ोगे तो ये हो गया 2 बार। अब किसी भी पेपर को 2 बार मोड़ोगे तो उसकी 4 लेयर बन जाएगी, आप माइंड में एजम्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए सिंगल ट्रेंगुलर होल। ठीक है, इस पंच्ड राइट एट द एग्जैक्ट सेंटर, उसके एक सेंटर में एक जो है ट्रेंगल पंच किया गया है। व्हेन फुली अनफोल्डेड हाउ मेनी ट्रेंगल शेप विल बी अपीयर ऑन द एंटायर शीट। ओके, जब 4 लेयर बनी है तो 4 ही ट्रेंगल बनेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 4। आपको लेयर देख लेनी है, बस लेयर कितनी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ए ट्रेडर मार्क हिज गुड्स। देखो एक ट्रेडर है जो अपने माल को 40 गुना अबो करता है कॉस्ट। ठीक है, अब करता है अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% का कस्टमर्स। ठीक है, मान के चलते हैं 100 रुपये की कोई चीज़ है और वो इसे मार्क कर देता है, मार्क प्राइस कितना करते हैं? 140। ठीक है, अब वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 140 के ऊपर, 85 इंटू 90, ये आपके 2 सक्सेसिव हो गए। ठीक है, अब ये कितने का बचेगा? ये बचेगा आपका 0 से 0, 0 से फिर 0 उड़ा दिया आपका, डबल 0 रहने दो, और ये 2 5 हो गया और यहाँ 7 हो जाएगा, ये 5 से आएगा 5 7। ठीक है, 7 11 और 19 को 9 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? अब 119 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 81 99 और 8
99 हो जाएगा 107, ठीक है 1.107.1 इतने में ये बेचेगा, ठीक है, ये बात हो गई। एडिशनली ही यूजेस फॉल्टी बैलेंस दैट वेट, अब ये बोल रहे हैं 900 ग्राम का बेचेगा 1 किलो की जगह। फिर से इसने एक और फॉल्ट कर दिया, क्या कि आपको देना तो 1000 ग्राम था और ये देता कितना है 900 ग्राम। फिर यहाँ पर इसने वो चीटिंग कर दी। अब इसने 900 ग्राम में से 107 रुपये, देखो ये ऑलरेडी इतना कमा रहा है 107, और कितने में से कमा रहा है इसमें से, तो ये 90% में से कमा रहा है, ठीक है 90, तो 90 को इससे माइनस करोगे 107 को, यानी आपको तो दे रहा था वो 100 रुपये की चीज़, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं 90 की दे रहे हैं, तो माइनस 90 करोगे तो क्या आएगा इसका 17.1। अब ये इसने आपके साथ घोटाला किया 17.1 का, और कितने पे घोटाला किया है 900 ग्राम पे किया है, ठीक है, और एक्चुअली में बता कितना था 1000 बता रहा था, तो 00 से 00 और ये काटोगे तो ये आ जाएगा 171 को 9 से करोगे तो 9 1 जा 9 8 और 9 19% आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहले आपको देखना है कि आप 100 मान के चलो, फिर उसका मार्क प्राइस 140 कर दिया, फिर उसका आपको क्या निकालना है, फिर उसका आपने निकाला कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है 140 पे, उसको फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा होगा 15% के, एक उसने डिस्काउंट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, तो यहाँ से उसने ये कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38। एक कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 16 लीटर जो है मिल्क है वो एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको रिप्लेस किया गया पानी के साथ, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वन मोर टाइम एंड व्हाट इज़ द फाइनली रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। ओके, चलो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि पहले इसने कितने लीटर का पानी निकाला, 16 लीटर का दूध निकाला, ठीक है, ये चेंज्ड हो गया, चेंज्ड, और टोटल कितने वॉल्यूम थी टोटल वॉल्यूम टोटल थी 80 की। अब ये क्या हो गया 1:5, ये 1:5 का जो है पानी का, तो आपका मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क ओनली मिल्क कितना बचा 4:5 बचा, उसमें मिल्क 4:5 बचा आपका, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसी चीज़ को कितनी बार रिपीट किया गया, 4:5 को कितनी बार रिपीट किया गया, इसको रिपीट किया 2 बार, अगर 3 बार होता तो 3 लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, इसमें 16 लीटर मिल्क है, क्या है मिल्क, और टोटल कितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है 25 लीटर। 16 मिल्क है तो वाटर कितना बच जाएगा, मिल्क अगर 16 है तो वाटर कितना बच जाएगा, वाटर बच जाएगा आपका 9, ये मिल्क रेशियो वाटर आ गया। समझ गए, एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन आपको। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो टोटल वॉल्यूम देख लिया करो, और आपको जो चेंज हो रहा है वो चेंज पार्ट देख लिया करो, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितनी है और चेंज पार्ट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चेंज हो रहा है बार बार 16 रेशियो और टोटल वॉल्यूम, इसको यहाँ निकाल लेना है जो चेंज हो रहा है। अब इसमें ऐड किया गया है वाटर 1:5 में, 1:5 में वाटर ऐड किया गया है, ठीक है। तो आपको मिल्क देखना है, 1:5 अगर पानी है तो ओनली मिल्क कितना बचेगा, 4:5 बचेगा, उसमें मिल्क बचेगा 4:5, ठीक है। अब 4:5 को कितनी बार रिपीट किया गया है, यही टाइम ये 2 बार रिपीट किया गया है, 2 बार रिपीट किया गया है, यानी 16:25। अब टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 25 होगी, और आपकी मिल्क की कितनी होगी, मिल्क की होगी 16। अब इसमें उसने बोला पानी के साथ हमें रेशियो बताओ, तो 16 अगर मिल्क है तो पानी टोटल में से पानी निकाल देंगे, दूध निकाल देंगे तो पानी बच जाएगा। टोटल है 25 और 25 में से दूध की वैल्यू 16, तो माइनस करोगे कितने बच जाएंगे 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16:9 कहीं पे है तो ये आपका राइट आंसर होगा 16:9।
ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 6 men and 8 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 6 आदमी हैं और 8 वीमेन हैं, ये किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 10 में। इन दोनों को ऐड कर लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका कार्य क्षमता। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हम देखेंगे, 1 मिनट को यार कॉल आ गई। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि 26 पुरुष हैं और 48 महिलाएं हैं। 26 मेल हैं और 48 क्या है? फीमेल है। ये 2 दिन में एक कार्य पूरा कर देते हैं। कौन सा? यही कार्य, सेम का सेम। ठीक है, अब ये पूछा कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। अब आपको निकालना क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों एक ही काम को कर सकते हैं। अब 10 और 2 को बराबर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 5। ठीक है, ये क्या आ गया? 5 आ गया यहाँ से। तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 M प्लस 40 W वीमेन, और इधर क्या हो जाएगा? 26 मैन प्लस 48 फीमेल, या फिर फीमेल कर दो भाई यहाँ पर भी। ठीक है, फीमेल। अब देखो 30 को इधर लेके जाओगे तो 4 मैन, और 48 को इधर लेके आओगे तो 40, लाइक 26 को इधर लेके आओगे तो 4 मैन हो गए। 48 फीमेल को इधर लेके आओगे तो इधर लेके जाओगे तो 8 फीमेल हो गई। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, कर लेना, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा। अब बाकी ये कट जाएंगे 1:2 से, तो मैन और फीमेल का रेशियो कितना आ गया? इनका रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, यानी मेल की एफिशिएंसी 2 है तो फीमेल की 1 ही होगी। अब हमें पूछा है, क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 20 वीमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अब वर्क निकालना है। वर्क क्या था? या तो इसके बराबर रख दो या इसके बराबर रख दो। हम देखते हैं पहले 6 मैन, मैन की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 8 वीमेन, वीमेन की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। 10 यह आ जाएगा आपका वर्क। वर्क कितना हो गया? 6 2 12 और 8 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200। 200 आपका वर्क हो गया टोटल। अब आपको कितने? 15 मैन और 20 वीमेन है, तो 200 को डिवाइड कर देंगे। 15 और 200 को डिवाइड कर दो। 15 मैन, मैन मतलब 2 की एफिशिएंसी, और वीमेन मतलब 20। 15 30 और 50 से डिवाइड करेंगे 200 को तो क्या आ जाएगा आंसर? 4। तो 4 दिन आ जाएंगे आंसर, 4 डेज। ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलो अब हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें बोला एक ट्रेन है रनिंग यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस ए 300 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म की आपको बता रखी है लेंथ इन 25 सेकंड। ठीक है, एक 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है और प्लस आपको लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेनी पड़ेगी। इसको कितने? 25 सेकंड में निकाल देता है, यानी ये आ गई स्पीड, ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि टेलीग्राफ पोस्ट है जो कि 10 सेकंड में पार कर देती है, और यार वही ट्रेन है जो एक टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर देती है। अगर किसी टेलीग्राफ पोस्ट को या फिर किसी आदमी को या फिर किसी पोल को पार कर रही है तो इसमें नेग्लिजिबल लेंथ ली जाएगी इनकी। ठीक है, ट्रेन के मुकाबले तो ट्रेन की ही लेंथ काउंट होगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन और डिवाइड बाई 10, ये क्या किसकी स्पीड हो जाएगी? ट्रेन की। ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 और यहाँ हो जाएगा 2, कट करोगे तो यहाँ 5, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 प्लस 2 LT, और ये हो जाएगा 5 LT। ठीक है, अब आपको ये इधर लेके जाओगे 3 तो 200 इसका लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी? 200। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन तो आपने निकाल ली 200, तो 250 तो नहीं होगी, 180 भी नहीं होगी। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए अपन को क्या करना है? टेलीग्राम ये आपको दे रखा है कि वो 10 सेकंड में किसी भी
टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर सकती है, तो अपने को उसकी लेंथ दे रखी है और टाइमिंग दे रखी है, तो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसने तो किलोमीटर में पूछ रखी है, तो किलोमीटर में तो मैंने आपको बताया था जब मीटर में चेंज करनी हो तो 5/18 से, और जब किलोमीटर में चेंज करनी हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 18/5 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 5, 4 और 36 को 2 से 72 आपका राइट आंसर होगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, डिफरेंस क्या आ जाएगा, PR² बटा 100² और 300, एक सेकेंड भाई, 300 प्लस R बटा 100, ये फॉर्मूला लगा लेना आप। इसमें आपको डिफरेंस दे रखा है दोनों साल का, कितना है डिफरेंस, डिफरेंस है 155, और R दे रखा है, R कितना है 10%, यहाँ पर 10 रख देना, यहाँ पर 10 रख देना और डिफरेंस रख देना। प्रिंसिपल पूछा, वो प्रिंसिपल निकाल लोगे, इसका आंसर आएगा इसका 55 और 300 प्लस R 310 और 331, 5000 इसका आंसर आएगा। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन ये पहले भी करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 24 एयरमैन का स्क्वाड है जिसमें 65 उसका एवरेज वेट है। टोटल कितने हैं, 24 हैं, और एवरेज वेट कितना है 65। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ द ड्रिल इंस्ट्रक्टर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट ऑफ इंक्रीज बाई 1। ठीक है, अगर यहाँ 24 की जगह 25 हो जाए तो इनका 66 हो जाता है भाई वेट। ठीक है, अब टोटल वेट 1-1 किलो बढ़ाए 24 में से 25 तक का, 1-1 किलो बढ़ाए तो सभी का कितना बढ़ गया 25 टोटल, और पहले कितना था 65, ऑलरेडी 65 था ही, तो 65 और 25 कितना हो गए 70 और 20 90, 90 इसमें कहीं है क्या, 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि पहले 24 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे, मान के चलो x आ गया, फिर 25 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो y आ गया, अब y माइनस एक्स कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 43, ए सॉलिड मेटेलिक स्पेयर जिसकी रेडियस ये है और ये स्मॉल कॉन्स में किया गया है जिसके ये है, तो आपको उसके कितने फॉर्म बन सकते हैं वो बताना है। तो इसमें आपको पता है दोनों के वॉल्यूम क्या रखना है, सेम रखना है, वॉल्यूम नंबर ऑफ वॉल्यूम और ये वो नंबर ऑफ वॉल्यूम कौन सा आपको सेम रखनी है। तो इसका स्पेयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R³ R³ कितने हैं 36 गुणा 6 और 1/3 पाई R² कितना हो जाएगा, इसमें R है 3 तो R² हो जाएगा 9 और हाइट कितनी है 4 है। ठीक है, अब पाई और 1/3 को काट दे, पाई और 1/3 को काट दो, 9 चौका 36 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ n आ जाएगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था, मौर्य एम्पायर का फाउंडर था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC। ठीक है, 396 तक चला था कि इसका 396 या 398 देख लेना, आप कंफर्म कर लेना, बाकी इसको याद करने हैं। तो सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बाद CBA, इस तरह से आपको उल्टा पैटर्न देखना है ABCD का, CBA सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आया था बिंदुसार और फिर आया था कौन, अशोका द ग्रेट अशोका। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट श्रीनगर विद लेह इन यूनियन टेरिटरी। तो ये कहाँ पर है, कौन सा करता है, ये करता है जोजिला, और ये है कहाँ पर, ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर राष्ट्रपति युद्ध, बारह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो राज्यपाल होता है वो रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को, और ये कौन कर सकता है सेशन जो है कि प्रेसिडेंट रूल लागू कौन कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है,
कोई आपका राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल का काम क्या है? सिर्फ रिपोर्ट देनी। और ये कौन सा है? इसका आंसर कौन सा होगा? आपातकाल करने के लिए 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं इसके लिए 352 होगा और 360 होगा आपका, ये गलत होगा भाई, 360 होगा आपका वित्तीय आपातकाल एंड 300, हाँ 352 सही है, राष्ट्रपति का 352 ही होगा। नेक्स्ट है 47, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द शार्प एज ऑफ कॉर्नर। ठीक है, ऑब्स्टिकल। ठीक है, देखो ये फिजिक्स वाले जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनको तो समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। जैसे कि आप टॉर्च वॉर्च देखते हो, यहाँ से अगर कोई लाइट जा रही है, यहाँ से अगर कोई भी लाइट जा रही है, लाइट का सोर्स जा रहा है, ठीक है, ये मान के चलो आपका लाइट है, तो ये इस तरह से जाती है यहाँ पर आपकी, ठीक है, फिर ये इस तरह से करते हुए फिर ये और बढ़ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट मतलब पीक पे होती है ऐसे ऐसे, फिर ये कम होती जाएगी, फिर ये पीक 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 कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या फिनोमेना बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या? डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जैसे कि आपका एक स्लैब है और इसमें जो आप नहीं देखते एक्वेरियम होता है, जो मछली रहती है उसके अंदर आपने टॉर्च लगाई है, ठीक है, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी इसके अंदर और फिर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। और ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि आपका शीशा होता है, उस शीशे में एक रे आई और चली गई, ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ और ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो हेमेटाइट किसका होता है? Fe, लोहे का। गलेना ये होता है लेड का, ठीक है, शीशे का। Pb शीशे का। और आपका जो बॉक्साइट किसका होगा? बॉक्साइट होगा आपका राइट आंसर, यही होगा एल्यूमिनियम का आंसर। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा किसका है? WHO का जिनेवा आपका होगा। और आपका द हेग राइट आंसर होने वाला इसका है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, लास्ट क्वेश्चन है। अब वैसे बॉक्साइट का आपको फॉर्मूला बताना है, क्या फॉर्मूला होता है? बहुत पूछा गया है। Al2 से जो स्टार्ट होता है वो आपको बताना है क्या हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना। वैसे बता देता हूँ यार, कमेंट बॉक्स में बहुत पूछ लिया आपसे। वैसे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, Al2O3 2H2O, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है वो इज़ द ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड का इंडियन एयरफोर्स के लिए कहाँ पर है? तो वेस्टर्न एयर कमांड का हुआ शिलोंग में। और आपका ईस्टर्न का कहाँ पर हुआ? ईस्टर्न का हुआ शिलोंग में, शिलोंग मेघालय में। वेस्टर्न के लिए आपका जो पूरा ये पाकिस्तान और ऊपर का इलाका भी रहेगा, इन सब के लिए रहता है। और बाकी आपका ईस्टर्न का है जो नॉर्थ ईस्ट की जो साइड के जितने भी हैं, खासकर आपके चाइना के लिए, तो उसको डिफेंस करने के लिए। अब इसके आंसर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये इसके आंसर की, ये देख लेना अच्छे से, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है भाई। हो सकता है कि मैंने कोई गलत टिक कर दिया हो, या फिर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था मैंने, सॉरी फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था उसमें 20-5 BC कर दिया था, है ना, गलती से। कभी कभार हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो यार। और टाइम मिलता नहीं है, टाइम का इशू है ब्रदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। कहीं ना कहीं मैं टाइम निकाल के आपके लिए मॉक टेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो ऊपर नीचे, कोई सुपर परफेक्ट नहीं है। और बाकी आपको मटेरियल चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता दिए, 9950 65 4849। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट तक मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की भी सीरीज़ लेके आऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉप 100 ओनली, इंग्लिश के भी,
ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये सब हैंडेड करवा दूँ, ठीक है। साथ में आपके टॉप 500 स्टैटिक जीके और आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो जियोग्राफी है, ये जो आए हुए क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।